चलें भाई, यहां पे हमें एक और सर्किट दिया हुआ है। आपको पता है कि सर्किट्स जब हमें सॉल्व करने होते हैं तो तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, तीन लॉज हैं, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये तीन लॉज यूज करके हमें करना है जो करना है। दुनिया का चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना दिया हो। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से भी पहले मैं जरा इसकी एजेस को लेबल कर देता हूं। ए, या चलें वहां से शुरू करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है कि हमें करंट निकालना है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। तो I1 है जो इस लूप में पाया जाता है। ठीक है, बैटरी इस तरीके से, तो मैंने इस तरीके से बना दिया है कि I1 यूं जा रहा है, ऑलराइट, एंड यहां पे आके क्योंकि ये नोड है तो यहां पे ब्रांच आउट होगा, ये एक ब्रांच बनेगी जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लाल में बना देते हैं। तो एक ब्रांच, एक आपका नोड ये है पॉइंट ई पे, और फिर आपका I2 है जो इस R3 के क्रॉस जा रहा है, और पॉइंट बी एक आपका अलग नोड बनता है क्योंकि I2 फिर स्प्लिट हो जाता है I1 और I3 में, और I3 आपका इस लूप में चल रहा है। ठीक है, करंट की जो भी डायरेक्शन दी हुई हो हम अपने कन्वेंशन सेट करके अपने तरीके से करते हैं काम, हम दूसरे के हाथ में छोड़ते ही नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। जो करंट हमारी डायरेक्शन में होगा हम उसे पॉजिटिव लेंगे, जो हमारी डायरेक्शन में नहीं है उसे हम नेगेटिव ले लेंगे, जाहिर है। और अब हम लगाएंगे सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलिए, लूप वाली बात हम बाद में करेंगे, जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन चलें। किरचॉफ्स करंट लॉ है, आप जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो एक नोड पे लगता है। आप चाहें तो ई पे लगा लें या बी पे लगा लें। एट नोड ई मैं लगाता हूं, और किरचॉफ्स करंट लॉ हमें क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग अ नोड। ठीक है, तो पॉइंट ई पे जब हम देख रहे हैं तो ई पे I1 is entering, I3 is entering and I2 is leaving. So I in हो जाएगा I1 प्लस I3 एंटर कर रहा है, तो ये I3 और ये बराबर होगा I2 के। तीन अननोन्स हैं, I1, I2 और I3 हमें नहीं मालूम, यही हमें निकालने हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी अगर हमें तीनों वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो तीन जो इक्वेशंस चाहिए होंगी उसके लिए अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, रूल कहना चाहें तो रूल कह लें, और ये लगता है पूरे लूप पे। ठीक है, तो बारी बारी हम लूप्स पे जाएंगे। कितने लूप्स हैं यहाँ पे, एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक ये बड़ा वाला लूप है। तो हम इससे शुरू करते हैं, लूप ए बी ई एफ ए। याद रखिएगा लूप का मतलब ये है जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म भी करना है। तो और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी आपने सप्लाई की है, किस तरह सप्लाई की है, ईएमएफ के थ्रू सप्लाई की है, ये टोटल ड्रॉप के बराबर होगी। जितनी एनर्जी दी है वो सारी की सारी कंज्यूम होगी, अज्यूमिंग नो लॉसेस, और यहां पे कोई लॉसेस नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि लूप में हम अपनी डायरेक्शन चूज करते हैं। जो चीज हमारी डायरेक्शन के अलोंग होगी, जो करंट हमारी डायरेक्शन के अलोंग होगा हम उसे पॉजिटिव लेंगे, जो अगेंस्ट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। ईएमएफ में यह होता है कि जो ईएमएफ मतलब जब आता है तो उस पर आते हैं हम। अभी हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए से जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है R2। ठीक है भाई, और करंट अगर आप देखें तो करंट हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, ड्रॉप होगा -I1 इंटू R2, जिसको मैं लिख लेता हूं -R2I1। और R2 की चूंकि मैं वैल्यू जानता हूं तो वो डायरेक्टली यहां पे लगा देता हूं 1, जिसको वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, -I1 है, लेकिन चलें बहरहाल। अच्छा, अब यहां से जब हम आगे निकले तो पॉइंट बी पे आए, पॉइंट बी से फिर हम जब ई की तरफ जा रहे हैं तो R3 आ रहा है, और I2 है, I2 भी हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा
I2 माइनस I2 इंटू R3 और R3 है 2, तो -2 I2, सॉरी इसको लिखेंगे -2 I2, और फिर जब और आप आगे चलते हैं तो आपके पास ये R1 आता है और यहां भी करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये भी हो जाएगा -1 I1। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, इसको मैं पर्पिल में लिख लेता हूं, -I1 -2I2 -I1, और फिर जब हम यहां पे आते हैं, अब चूंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और फिर ये नेगेटिव आ रहा है, यानी मेरा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है? 6 वोल्ट्स का ड्रॉप आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव लूंगा मैं, -6 का ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है। सारी चीजें माइनस में, अगर मैं इन सब में से माइनस निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा जी, अगले लूप पे जाने से पहले हम जरा देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की। बिल्कुल की हमने, यहाँ पे 2I2 है भाई, ख्याल रखिएगा ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं जिसकी वजह से ये सवाल मतलब आपका बिल्कुल मार्क्स आप लूज करते हैं। एहतियात जरूरी है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम केवीएल लगाएंगे। मैं पूरी चीज नहीं लिख रहा लेकिन यही होगा, अप्लाइंग केवीएल ऑन लूप। मैं चूज करूंगा BCDEB, लूप बी लूप BCDEB। कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी से चलें इसमें। तो जनाब बी से हमने शुरू किया, I3 हमारी डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा, ड्रॉप क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है R5 I3 और ये है पॉजिटिव। फिर आता है आपकी, फिर ईएमएफ आ रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को और पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहे हैं, यानी ईएमएफ हमारा ऐड हो रहा है, 10 वोल्ट्स ऐड हो रहा है, यानी हम इस साइड पे लिखेंगे +10 वोल्ट्स। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो R6 आता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा +R6 I3, फिर आ जाएगा +R4 I3, और लूप हमारा भी खत्म नहीं हुआ है। हम पॉइंट ई पे पहुंचते हैं और बी तक जाने के लिए एक और रेजिस्टेंस यहां पे आ रही है, और I2 हमारी ही डायरेक्शन में, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी हमें पता लगेगा। तो ये हो जाएगा R3 I2। ठीक है, तो यहां पे ये सारी वैल्यूज जरा डाल देते हैं। R5 जो है हमारा कितना था? 1 ओम था, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। R6 हमारा कितना है? सॉरी, R6 हमारा 2, R4 भी 1 है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, और R3 2 है, तो ये हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा इसकी तस्हील कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है भाई? 2, 3 और 4 I3, तो अगर मैं इसको फॉलो करूं तो यहां पे I1 मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, 0 I1 प्लस 2 I2 और प्लस 2, 3 और 4 I3। ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा 10 के। ठीक है भाई, अब करने को आप चौथी इक्वेशन भी बना सकते हैं, जो कि इस पूरे बड़े लूप पे आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ये काम जो है वो पूरा कर सकते हैं।
अच्छा, यहां पे भी मैं क्या करूंगा कि मैं 0 I3 ऐड कर दूंगा ताकि हमारी जो इक्वेशंस है ना वो सारी की सारी I1 I2 और I3 सब शामिल हो उसमें, प्लस 0 I3 किस रंग में? हरे रंग में, I3। ठीक है भाई। और अगर मैं इसको भी रीअरेंज कर दूं, I1 माइनस I2 और प्लस I3 ये बराबर है 0 के। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मैं आपके लिए ये करूंगा, सॉरी, ये था इज इक्वल टू 0। मैं ये करूंगा कि मैंने कैलकुलेटर पे ये सारी चीजें कैलकुलेट की हुई हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता जाऊंगा, लेकिन आपको ये करना है कि आप वीडियो पॉज करें और इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। थोड़ा सा गाइड कर दूं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे? I1 को सब्जेक्ट बनाएं, I2 और I3 के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन में डालें, फिर I2 को सब्जेक्ट बनाएं और उसको अगली इक्वेशन में डालें, तो आपके पास I3 I2 आ जाएगा। इनमें से कोई भी वैल्यूज आप यूज करेंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं ये। अच्छा जी, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया और मेरे पास I1 I2 I3 आ गए हैं। आपके पास भी आ गए होंगे, नहीं आए तो दोबारा कर लें। बहरहाल ये है I1 जो कि 0.8 एम्पियर्स आ रहा है पॉजिटिव, I2 आ रहा है 2.2 एम्पियर्स पॉजिटिव एंड I3 आ रहा है पॉजिटिव 1.4 एम्पियर्स। पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो I1 I2 और I3 की डायरेक्शन मैंने डाली है वो बिल्कुल सही डाली है। अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव सोल्यूशन आ जाता हमारे पास तो इसका मतलब ये नहीं कि जवाब गलत है, इसका मतलब सिंपली ये है कि करंट की डायरेक्शन मैंने गलत ली थी, जो कि यहां पे केस नहीं है। तो इस वजह से हमें परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले सवाल में था तो आप उसको रेफर कर लेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, I1 है 0.8 एम्पियर्स। हमें जो करंट निकालना है वो हर रेजिस्टेंस के थ्रू निकालना है, राइट? सो ये देख लेते हैं कि I1 किस किस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। R2 के थ्रू जा रहा है और R1 के थ्रू जा रहा है, तो ये हो जाएगा R1 और R2 के लिए करंट। I2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ R3 के थ्रू जा रहा है, जबकि आपका I3 जो है वो जा रहा है R4, R5 और R6 के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं जरा इसको छोटा कर दूं ताकि हम एक ही स्क्रीन पे अगर कर सकें सारा काम तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जरा मैंने छोटा कर दिया और अब मैं पावर की जरा लिस्ट बना लेता हूं, क्योंकि हर रजिस्टर की हमें अलग अलग पावर डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी, राइट? सो एक सेकंड, रेजिस्टेंस और ये पावर। ठीक है जी, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, ये मैं ऊपर एक ही दफा लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। I²R, राइट? सो जब हम रेजिस्टेंसेस का हमने बताया था कि R1 और R2 जो है, एक सेकंड बाहर निकल गया, ओके अब सही है। ऑलराइट, सो R1, R2, R3, R4, R5 और R6 हमें करने हैं। रेजिस्टेंस 1 R1 जो है वो कितना है? 1 ओम है। तो भाई ये R1 जो है ये 1 ओम है लाल में। इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 0.8 जा रहा है और 0.8 को हम स्क्वायर करेंगे। एक्चुअली इसको मैं हेडिंग को यहां पे ले आता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अच्छा जी, और ये जो I²R है ये मैं कर रहा हूं यहां पे, जिसकी वजह से मेरे पास पावर आ रही है और यूं हमारा दिलकश सा टेबल आहिस्ता आहिस्ता अभी तैयार होगा। अच्छा जी,
सो आई स्क्वायर आर करना था तो 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाएगा आपका 0.64। ठीक है, तो आपकी R1 के अक्रॉस जो पावर आई वो 0.64 वॉट्स आ गई। फिर R2 जो है, R2 के अक्रॉस भी I1 जा रहा है 0.8 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आई स्क्वायर आर है तो आई स्क्वायर आर की शक्ल में लिखूं ना फिर, क्यों? अच्छा जी, और कितनी रेजिस्टेंस है R2 की रेजिस्टेंस भी 1 है, कोई मसला नहीं, तो यहां पे भी 0.64 वॉट्स आएगा। फिर आ जाए आप R3 पे, R3 के अक्रॉस R3 के थ्रू कौन सा करंट जा रहा है? I2 जा रहा है, I2 जो है वो 2.2 है, सो 2.2 का स्क्वायर्ड जरब R3 इज 2 ohms, तो ये हो जाएगा जनाब 4.4, नहीं 2.2 का स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका बन रहा है 9.68 वॉट्स, 9.68 वॉट्स। फिर आपका है R4 की रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो I3 है विच इज 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर्ड इनटू 1, ये आ जाएगा 1.96। और फिर R5 है, इमरजेंसी हो गई है, एम्बुलेंसें आ गई हैं भाई। इंटू 2, और ये आपके पास आ जाएगा 1.96 जरब 2, जो कि होता है 3.92 वॉट्स, 3.92 वॉट्स। और यूं हमारा सवाल खत्म।